हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं। ओके, स्केलिंग, शिफ्टिंग थ्योरम्स, उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक जो प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है दिस वन। ओके, ये किसी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ एस मल्टीप्लाई होता है। ये प्रॉपर्टी इस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डेरिवेटिव्स को ये लाप्लास स्पेस में जाके डेरिवेटिव सिंपली डेरिवेशन का ऑपरेशन सिंपली मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में कहा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक जो मेजर यूज़ होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो वो किस तरह से आपको एड करते हैं वो हल्की हिंट यहाँ पे मिल रही है। बाकी जब एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर होगा। बट आपके पास कोई इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें माना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ़ का, एफ़ भी हो सकता है खुद, लेकिन एफ़ का एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। तो जब आप उस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे टर्म बाय टर्म, तो लीनियरिटी के कारण कोई ऐसा टर्म अगर आपके पास है अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स डेरिवेटिव, तो वो टर्म सिंपली जो एफ़ का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो वाला टर्म स्मॉल एफ एस, और उसके अलावा एस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली होगी। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होंगी, बट जिस कारण से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को रियली इजीली सॉल्व कर पाते हैं एस स्पेस में, वो ये प्रॉपर्टी है जो कि हम लास्ट टाइम प्रूव कर चुके हैं। ओके, केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट है। अब डेरिवेटिव के लिए एक दूसरा रिजल्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नोशन ये है, अब की बार जो एस स्पेस में हमारा फंक्शन होता है, ओके, एफ एस लाप्लास डेरिवेटिव करके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके जो फंक्शन ऑप्टेन हुआ, माना उसके डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं। तो सवाल ये है, माना ये तो सिचुएशन है, चलिए एफ एस तो कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो सवाल ये है बेसिकली एफ डैश एस किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। आप इसे इन्वर्स के सेंस में ज़्यादा वो सोचें तो वो है, ठीक है। प्रूव हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से करेंगे पर दोनों तरफ अप्लाई होगा। तो सवाल को आपको इस तरह से सोचना चाहिए, अगर ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, या ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ओके, तो आंसर इज़ वेरी वेरी सिंपल। एक्चुअली एफ डैश एस किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ओरिजिनल फंक्शन एफ टी, और उसके साथ टी की एक पावर मल्टीप्लाई हो जाती है अपार्ट फ्रॉम अ माइनस साइन। ओके, मैं माइनस साइन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। बट दिस, तो डेरिवेटिव्स जो एस स्पेस में प्रोड्यूस होते हैं वो टी की पावर के कारण। इनफैक्ट अगर आप एफ डबल डैश एस के लेवल पे जाएँ तो टी की दो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। ओके, और हर एक्स्ट्रा पावर जो आप टी की मल्टीप्लाई करते हैं टी स्पेस में ओरिजिनल फंक्शन को, एक माइनस साइन और आता है। तो अगर आप टी स्क्वायर इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो माइनस माइनस दो बार अगेन प्लस एफ डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश एस। ओके, डबल डैश डैश या डबल डैश का मतलब इस समय डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस है। ओके, एस स्पेस में। तो इन जनरल वैसे रिजल्ट आपका ये है, अगर आप टी पावर एन से एफ टी को मल्टीप्लाई करें, टी बीइंग सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका रिजल्ट ये होता है माइनस वन पावर एन आएगा, एक बार माइनस, दूसरी बार प्लस, फिर माइनस प्लस, तो माइनस वन पावर एन से उसका साइन डिसाइड होगा और एस का एन एस डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, सिंपली दिस इज द रिजल्ट। अब तो उसको याद रखने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, ओके, कि डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स इन द एस स्पेस, ये या ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वो किस कारण से उत्पन्न होता है, हमने इक्वल टू नहीं लिखा है, ओके, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी इन द टी स्पेस। ओके, तो ऐसे स्पेस में जो डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, पिछला रिजल्ट हमारा टी स्पेस में डेरिवेटिव्स थे, कैपिटल एफ टी था और उसका डेरिवेटिव था एफ डैश टी, टी स्पेस में डेरिवेटिव। अब की बार डेरिवेटिव एस स्पेस में है, डेरिवेटिव्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रूफ बहुत सिंपल है। ओके, प्रूफ अब की बार हम एस स्पेस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हम इस डेफिनेशन तो वही है, पर हमें एफ डैश एस चाहिए, तो बेसिकली एस स्पेस से स्टार्ट करना मैंने इसलिए लिख रखा है। आप इस डेफिनेशन से स्टार्ट करें। ओके, एफ एस की डेफिनेशन ये है इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। आप इसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, उससे आपको ये एफ डैश एस मिल जाएगा। आपको रिजल्ट ऑब्टेन करना है तो बाकी चीज़ फिर इसके बराबर बननी चाहिए, बस यही शो करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। डी बाई डी एस आपको इस इंटीग्रल का लेना है। ओके, अब यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्ली मैंने पीछे कहीं डिस्कस किया था, बट इफ़ नॉट, ये इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। यहाँ आपको पहले ये इंटीग्रल का परफॉर्म करना है और फिर उसका डी बाई डी एस लेना है, लेकिन यहाँ मैं इस डिफरेंशिएशन को इस इंटीग्रल के अंदर ले गया। ओके, लेकिन ये इंटीग्रल के अंदर जाके ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली पार्शियल में कन्वर्ट हो गया, डी बाई डी एस की जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस। ओके, नोशन ये है सिंपली ध्यान रखने के लिए। ओके, ये जो चीज़ है, ये जो फंक्शन है, कुल मिला के फंक्शन मतलब मैं इस सबको कह रहा हूँ जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये एस और टी दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब ये एस और टी दोनों का फंक्शन है। ओके, जबकि डिफरेंशिएशन आप केवल एस के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो अंदर आके जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होना है उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है, लेकिन अब वो पार्शियल आप रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि
इंटीग्रेशन टी वेरिएबल के जब ऊपर हो जाएगा तो टी वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो क्वांटिटी बचेगी ये केवल एस का ही फंक्शन होगी। तो यहाँ ये तो ये केवल एस का फंक्शन है, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो ये कंप्लीट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस नहीं होगा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। रफली आप इस तरह से ध्यान रखिए जो हमने यहाँ पे चीज़ की है, माना डी बाई डी एक्स फॉर एग्जाम्पल किसी इंटीग्रल का परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, और इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर नहीं है, ओके, तो फिर अंदर जाके ये डिफरेंशिएशन पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, उसी फंक्शन पे जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है उस पर डी बाई डी एक्स कंप्लीट ना ऑपरेट होकर पार्शियल फॉर्म में ऑपरेट होता है। रिमेंबर इट दिस वे, ओके। तो ये अगर मैं यहाँ रूल अप्लाई मैंने किया तो मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एस। ये पार्ट तो एस पे डिपेंड करता नहीं है, तो ये छूट गया। ई टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशियल, सिंपल इनफ। इस समय आप डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, रिमेंबर दिस, आपका डिफरेंशिएशन इस समय एस के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो एस के रेस्पेक्ट में आप एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, अगेन एक्सपोनेंशियल वापस और माइनस टी नीचे आ जाएगा, ओके, दिस एंड एफ टी। ऑलमोस्ट आपका आंसर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ये माइनस साइन आप बाहर निकाल दीजिए, एक्सपोनेंशियल ये टी इंटू एफ टी, इसको मैंने जानबूझ के इसके अंदर और प्लस साइन, दिस इज प्लस साइन, प्लस टी एफ टी, ओके, डी टी। ये आप इंटीग्रल आप देखिए, ये इंटीग्रल आपके सामने किसी ने लिखा हुआ, आप बोलेंगे अरे ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, 0 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल, ई टू द पावर माइनस एस टी का फैक्टर, लेकिन एफ टी की जगह टी एफ टी है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका है टी टाइम्स कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ टी का, ओके, तो हो गया, बस प्रूफ हो गया। तो ये जो हमने चीज़ निकाली थी एफ डैश एस, ओके, मैं इस टर्म को पहले लिख दूँ तो माइनस ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है टी टाइम्स एफ टी का, और राइट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में था एफ डैश एस, तो इस माइनस साइन को यहाँ से आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो यू गेट दिस रिजल्ट। इसी को हम प्रूव करने निकले थे, ओके। बट अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, ये रिजल्ट यूजुअली आपको इस स्पेस से याद रखना पड़ेगा, ओके, यूजुअली जो वो है, बट वट एवर बी द केस दिस। तो ऐसे या आप इसे इन्वर्स फॉर्म में याद रखें कि इसका लाप्लास इन्वर्स जो है, ओके, वो टी टाइम्स एफ टी के बराबर होगा। यहाँ पे एक्चुअली इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी मैंने फॉर्मली डिस्कस नहीं किया है, बट आप समझ सकते हैं इसका इन्वर्स ऑपरेशन है। बट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक नोशन आता है नल फंक्शन का, तो उन डेफिनेशंस को हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, अदरवाइज मोर और लेस दिस, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि टी की एक पावर से अगर हमने ओरिजिनल फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे जो फ़र्क पड़ता है, आप इस तरह सोचिए, अगर टी का फैक्टर नहीं था तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो सिंपली एफ एस था, तो टी की एक पावर से मल्टीप्लाई हुआ तो एफ एस के बजाय उसका डेरिवेटिव आ गया और एक माइनस साइन आ गया। और एक बार और अगर आप एक टी का फैक्टर यहाँ और होता, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता, तो एफ का डबल डेरिवेटिव हो जाता, और एक बार माइनस साइन और होता तो फिर वो प्लस हो जाता, एफ डबल डैश, और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो एक टी पावर से मल्टीप्लाई के लिए या एक डेरिवेटिव के लिए तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया है, ओके। तो अब मल्टीपल के लिए कैसे प्रूव करेंगे, इनफैक्ट वो मैं प्रूफ कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए मैंने जस्ट रिजल्ट डिराइव कर लेता हूँ, सिंपली अब मुझे कुछ करना नहीं है। एफ डैश एस, यही देखो यहाँ कैसे पहुँचे हम रिजल्ट पे, एफ एस की डेफिनेशन और इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ये एफ डैश बना और यहाँ ये डिफ्रेंशिएशन अंदर जाके पार्शियल में कन्वर्ट हुआ और आपका रिजल्ट बन गया उसके बाद, ठीक है, सिंपल इनफ, कुछ नहीं। वही प्रोसेस आप लगातार चलाते रहिए। एफ डैश एस का एक्सप्रेशन ये है, एफ डैश एस कब ऑब्टेन होता है, माइनस साइन मैंने इधर के बजाय इधर लिख दिया है, माइनस साइन वो टी टाइम्स एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है जो हमने अभी प्रूव किया। तो इस एक्सप्रेशन को आप फिर से एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ तो एफ डबल डैश एस बनेगा, और यहाँ वही प्रोसेस होगी, मैंने स्टेप्स नहीं दिखाए हैं, बट डी बाई डी एस जाएगा इंटीग्रल के अंदर पार्शियल बन के, और टी इंटू एफ टी पे तो एक्ट करेगा नहीं, यहाँ तो एस डिपेंडेंस है नहीं, वो एक्ट करेगा केवल इस पर, और यू डी पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में ई टू द पावर माइनस एस टी, और फिर से एक माइनस टी का फैक्टर नीचे आएगा, एक माइनस साइन पहले से है, एक माइनस टी और आ गया। आप देखें ना टी की पावर बढ़ती जा रही है, खुद ये टी जो हमारे पास यहाँ ऑब्टेन हुआ है ये इसके डिफरेंशिएशन से ही ऑब्टेन हुआ था। तो जितनी बार आप यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे उतने फैक्टर, इनफैक्ट माइनस टी के फैक्टर आपको मिल रहे हैं, आप इस तरह से देखिए माइनस टी के फैक्टर, तो माइनस वन पावर एन टी पावर एन इसीलिए आ रहा है आपके पास, ओके। तो दिस वे यू कैन सी इजीली टी इंटू टी स्क्वायर हो गया दिस। तो अगेन आप इस एक्सप्रेशन को देखें, अरे ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, इसका स्क्वायर ब्रैकेट के वाले फंक्शन का। तो डबल डेरिवेटिव एस स्पेस में कब ऑब्टेन होता है, जब ओरिजिनल फंक्शन के साथ टी पावर 2 मल्टीप्लाइड होता है, ओके। तो इसी आर्ग्यूमेंट को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर हमारा ओरिजिनल टी स्पेस में फंक्शन टी पावर एन से मल्टीप्लाइड है तो डेफिनेटली हमें जो ऐसे स्पेस में आंसर मिलेगा वो ओरिजिनल आंसर का एन टाइम्स जो डेरिवेटिव होता है, nth डेरिवेटिव, और -1 पावर एन का फैक्टर। इनफैक्ट इसको फॉर्मली अगर आप प्रूफ करना चाहें तो आप जिसे मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं उससे प्रूव कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को फॉर एनी पॉजिटिव एन आप इसे ट्रू मान लें, ठीक है, n ग्रेटर देन 1 के लिए किसी भी वैल्यू के लिए आप इसे ट्रू मान लें,
ठीक है, फॉर सम n इक्वल टू आई वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और उसके बाद आप इसी को फिर से प्रूव करें फॉर n इक्वल टू आई प्लस 1 एक हायर वैल्यू के लिए, तो जिसे हम मेथड ऑफ इंडक्शन कहते हैं, उसे आप जनरल किसी भी पॉजिटिव पावर ऑफ n के लिए प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे। तो ये था हमारा जो डिफ्रेंशिएशन के दो केसेस बन सकते हैं, एक बार टी स्पेस में जो डिफ्रेंशिएशन है और एक बार जो एस स्पेस में डिफ्रेंशिएशन है। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारे हैं सिमिलर रिजल्ट्स फॉर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स। एक चीज़ को मैं कहूँगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल और दूसरा जो है इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनफैक्ट इनके लिए मुझे नया कुछ नहीं करना है इन रिजल्ट्स के लिए, जिन रिजल्ट्स को मैंने रिजल्ट नंबर 1 और 2 कहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करके, फर्स्ट को यूज़ करके मेरा थर्ड रिजल्ट बनने वाला है, सेकंड को यूज़ करके मेरा फोर्थ रिजल्ट बनने वाला है। थर्ड से मेरा मतलब है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। आइडिया ये है, पहले क्या स्टेटमेंट है, प्रूफ तो 2-3 लाइन का है। अगर एफ टी पहले कोई फंक्शन था, लेकिन एफ टी से आपने एक नया फंक्शन बनाया, ये मैं इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म या कुछ नहीं कह रहा हूँ, एफ टी एक ऐसा फंक्शन था जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता था, स्मॉल एफ एस। ओके, लेकिन अब एफ टी के बजाय आपने एक दूसरा फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, एफ से ही किया कंस्ट्रक्ट, इस कैपिटल एफ से ही, इस प्रोसेस से। अब मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि ये टी खुद लिमिट्स में आ रहा है। ओके, तो एफ टी लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने इस फंक्शन को एफ एक्स डी एक्स फॉर्म में 0 से टी तक इंटीग्रेट किया, तो आप देख सकते हैं इससे जो आपको एक फंक्शन ऑब्टेन होगा उसके लिए आपको f की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसीलिए मैंने कहा f से ही ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन ये फंक्शन f नहीं है, f के अलावा कोई दूसरा फंक्शन, लेट्स कॉल इट g, और ये g किसका फंक्शन होगा, t का। x के ऊपर इंटीग्रेशन है, x इंटीग्रेशन के बाद खत्म हो जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो एक जगह 0 और एक जगह t, तो x की जगह t आएगा, तो ये t का फंक्शन। तो बेसिकली इसको इस तरह सोचिए, एफ टी के से आपने एक नया फंक्शन gt डिफाइन किया जहाँ gt इतने के बराबर है, थिंक ऑफ इट दिस वे, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता था स्मॉल एफ एस। तो अब सवाल ये है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, इसको क्या बोलेंगे आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इसका तो पता था, पर इस समय इसके इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप ढूंढ रहे हैं। ओके, तो एल ऑफ जी टी। ओके, तो आंसर ये है पहले जिसे हम प्रूव करना चाहेंगे, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एस है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको मैंने जी टी यहाँ पर लिखा है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 1/s टाइम्स होता है। ओके, यहाँ पे इसे आप उससे कंफ्यूज ना करें, हमने पीछे एक स्केल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, चेंज ऑफ स्केल, वहाँ पे 1/a का फैक्टर आता है, a एक कांस्टेंट है, s तो s स्पेस का वेरिएबल है। ओके, माना fs पुराना fs हो सकता है 1/s² हो, आपका ये फंक्शन ऐसा हो सकता है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s², तो इस वाले इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s³ हो जाएगा। ओके, तो ये s वो है फंक्शन है, इसको उससे कंफ्यूज ना करें। ओके, तो इसीलिए इसे कहा गया है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है, इसका मतलब इंटीग्रल का। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इतना होता है। इसको याद रखने का तरीका आगे आप अपने अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं, बट वन वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस माइट बी डिवीजन बाय s इन s स्पेस। s स्पेस में अगर आप s से डिवीजन आपको दिख रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। t स्पेस में ओरिजिनल फंक्शन जो है आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं देख रहे होंगे इस समय, आप उसके इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे होंगे। ओके, दिस कैन बी वन वे ऑफ रिमेंबरिंग। बाकी रिमेंबर करने का या मेमोराइज करने का जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्रैक्टिस से आपको मेमोराइज होता है। ओके, जस्ट क्रैमिंग वॉन्ट हेल्प यू हैव मेमोराइज, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं इफ़ यू प्रैक्टिस देम फ्रीक्वेंटली इनफ। ओके, तो अब ये जी टी जो फंक्शन है, प्रूफ बहुत सिंपल है, 2 लाइन का, ठीक है। जी टी जो फंक्शन है इसकी हमें पहले 2 प्रॉपर्टीज़ नोट करनी है। जी टी में इस फंक्शन को कह रहा हूँ दिस, पहले g0 जो है, मतलब t की जगह अगर आप 0 रखें तो t की जगह 0 यहाँ रखा, तो ये इंटीग्रल t तक रन होना है, तो 0 to 0 होगा ये इंटीग्रल। ये फंक्शन कुछ भी हो, 0 to 0 उसका इंटीग्रल 0 ही बनना है। ओके, दिस, तो g0 की वैल्यू 0, और दूसरा g' t, ये अगर ये डिफाइंड है तो g' जो है वो ft के बराबर होगा। ओके, आप इसे मैं बहुत सिंपली भी एक लाइन में आंसर दे सकता हूँ आपको, f का इंटीग्रेशन g है तो g का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f होगा। बट उसका फॉर्मल प्रूफ भी वैसे आपको आना चाहिए, यू कैन यूज़ दिस डायरेक्टली, बट क्योंकि लिमिट्स वगैरह इशू हैं तो थोड़ा प्रॉपर्ली चेक कर लें, मैं इसे चेक करना कहूँगा। इंटीग्रल 0 to t f(x) dx है आपके पास, ये राइट हैंड साइड फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कह रहा हूँ g' की जगह आप g' रख सकते हैं, तो f(x) की जगह g'(x), अगर ये वेरिएबल t है तो t, x है तो x। ओके, g'(x) dx। अब g'(x) का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, gx, और लिमिट रखो 0 से लेकर t तक, एक बार x की जगह t मतलब gt, एक बार x की जगह 0 g0। लेकिन इस स्टेप में हम चेक कर चुके हैं g at 0 = 0,
तो ये टर्म खत्म हो गया, तो सिंपली जी टी, हाँ ये जो इंटीग्रल है एक्चुअली ये जी टी के बराबर होता है। ओके दिस, तो ये मतलब ये सब्स्टिट्यूट करके प्रूव हुआ, तो ये ओके। अब ये दो चीज़ें मैंने क्यों ली, एक जी डैश की वैल्यू और एक जी की वैल्यू एट जीरो, वो इसलिए इस रिजल्ट को अगर आप कैपिटल जी के टर्म में देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल जी डैश कितना होगा, एस टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी माइनस जी एट जीरो। तो इसलिए ओके मैं इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्चुअली सीधे सीधे यूज़ करने वाला हूँ। बस f की जगह हमारे फंक्शन का नाम g, इस f की जगह कैपिटल जी, इस f डैश की जगह कैपिटल जी डैश। ओके तो अगर मैं ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करूँ, जो फर्स्ट रिजल्ट जिसे मैंने लिखा है, फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव वाले रिजल्ट को मैं यूज़ करूँ, f की जगह g रख के, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश ऑफ t बराबर s टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल जी मतलब विदाउट डिफरेंशिएशन वाला जी, माइनस जी की वैल्यू एट जीरो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ रखें, लाप्लास हमारे केस में जी डैश टी तो है एफ टी के बराबर, ओके बराबर एस टाइम्स खुद जी टी हमने किस चीज़ को कहा है, जी टी ये इंटीग्रल है, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रल का, और जी जीरो हमने शो कर दिया इस प्रॉपर्टी में, जीरो के बराबर कुछ नहीं, ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। ओके इस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से दो छोटे से रिजल्ट निकाले और उनको बस इस डेफिनेशन में पुट किया, बन गया हमारा आंसर। ये टर्म खत्म हो गया, इस टर्म को लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में लिख दिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन कितना होता है, अगर विदाउट इंटीग्रल ये फंक्शन अगर होता तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस था, उसके साथ एक एस का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। ये विदाउट इंटीग्रेशन ये जो फंक्शन था उसके अलावा एक एस का फैक्टर, ये एस मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले आया हूँ। ओके सो द प्रूफ इज सिंपल। इनफैक्ट आप इस थर्ड रिजल्ट को फर्स्ट का इन्वर्स सोच सकते हैं। ओके फर्स्ट वाले रिजल्ट का इन्वर्स रिजल्ट है यस। तो ये यहाँ पे इस रिजल्ट में देखो इंटीग्रेशन में भी दो केस आएंगे, जैसे डिफरेंशियल में दो केस आए थे, एक बार डिफरेंशियल टी स्पेस में था, एक बार डिफरेंशियल एस स्पेस में था। ऐसे ये वाला जो रिजल्ट है दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, इसमें इंटीग्रेशन आपका टी स्पेस में, ओरिजिनल स्पेस में, टी या उस वेरिएबल का नाम आप टी रखते हैं, पी रखते हैं, क्यू रखते हैं, आर रखते हैं, एस रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ओरिजिनल स्पेस और ट्रांसफॉर्म स्पेस बोलना चाहिए। ठीक है, लप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हम किस स्पेस में जा रहे हैं, ओरिजिनल मतलब जिसको मैं यूजुअली टी कहता हूँ, और ट्रांसफॉर्म स्पेस मतलब जिसको हम एस स्पेस कहते हैं। ओके तो ये इस समय हमारा इंटीग्रेशन जो है टी स्पेस में अपेयर हो रहा है। अब जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है वो ऐसा है जिसमें इंटीग्रेशन हमारा अपेयर होगा एस स्पेस में, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेक कीजिए। ठीक है 0 to t थी, दूसरे वाले केस में इंटीग्रेशन है भी दूसरे स्पेस में और उसकी लिमिट्स भी क्या है, वी विल सी इट बिट केयरफुली। ओके तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट है, ये भी यूज़ होगा फ्रिक्वेंटली। फोर्थ रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सिचुएशन ये है कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एस पता है, टी स्पेस में और एफ स्पेस में एक एक फंक्शन है, लेकिन अब अगर मैं जो एस स्पेस में जो फंक्शन था एफ एस, उससे एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करूँ, आप इसे नया फंक्शन इसी सेंस में कंस्ट्रक्ट करना सोच सकते हैं जैसे मैंने यहाँ कहा था, एफ टी कुछ है, अभी तो हम ट्रांसफॉर्म की बात भी नहीं कर रहे, उससे एक नया फंक्शन बनाया पहले, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल करना है और डेफिनेट इंटीग्रल की एक लिमिट टी भी बननी है, तो इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं एक्स। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एफ एस से मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, लेकिन इसका नाम यहाँ एफ एस न रख के एफ एक्स टी एक्स ये इंटीग्रल कर रहे हैं, और एक लिमिट एस है, अपर लिमिट इन्फिनिटी। टी स्पेस में जो हमने अभी इंटीग्रेशन की बात की थी उसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट टी है, यहाँ लोअर लिमिट एस है एस स्पेस में और अपर लिमिट इन्फिनिटी है। ओके तो ये तो कोई ट्रांसफॉर्म फंक्शन था, अगेन ट्रांसफॉर्म को आप अगेन हमेशा ये पिक्चर माइंड में रख सकते हैं, हम यहाँ से तो हमेशा स्टार्ट कर ही रहे हैं, ये ओरिजिनल स्पेस टी स्पेस में, ये उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये तो लेकिन अब एफ एस जो होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इससे एक दूसरा फंक्शन इस फॉर्म से अगर कंस्ट्रक्ट करें तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। आपने इस एफ एस से कहा हमने इस तरह का एक फंक्शन, आपको ये फंक्शन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आप यू कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट दिस फंक्शन, तो इसी को आप कह रहे हैं ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का खुद इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अब सवाल ये है लेकिन ये जो आपने बनाया इस मेथड से, ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यहाँ हम किस फंक्शन से स्टार्ट करें टी स्पेस में ताकि हम इस वाले पे पहुँचते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर ये है, मैं आपको पहले आंसर दे रहा हूँ, ये वाला फंक्शन आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रूप में आंसर मिलेगा अगर आप एफ टी अपॉन टी से स्टार्ट करें। ओके इसको आप इस सेंस में इस रिजल्ट का थोड़ा इन्वर्स समझ सकते हैं, इनफैक्ट ये इसका इन्वर्स है। आप टी स्पेस में अगर मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं तो एस स्पेस में डिफरेंशिएशन पे एंड करते हैं, तो अगर आप यहाँ डिवीज़न से स्टार्ट करें तो यहाँ आप इंटीग्रेशन से एंड करेंगे। एक सेंस में डिवीजन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये टी है और टी इन्वर्स हो गया, डिवाइड करने का मतलब टी इन्वर्स इन्वर्ट करना। ओके तो ये
इनफैक्ट इसका प्रूफ हम इस थर्ड इसी वाली प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे, जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमने डेरिवेटिव के लिए प्रूव की थी। ओके, टी की पावर से मल्टीप्लाई करना वो डिफरेंशिएशन के इक्विवेलेंट होता है ऐसे स्पेस में, और टी की पावर से डिवाइड करना वो इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हम शो करना चाह रहे हैं। बस अगेन प्रूफ थोड़ा सी यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आती हैं। ये जो फंक्शन आपका है एफ एक्स आप सोचिए, ये एफ एस फंक्शन अगर एस के टर्म में कहूँ, ये लेकिन चलिए एक्स के टर्म में कहते हैं, जैसे जैसे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस फंक्शन मस्ट गो टू जीरो। इनफैक्ट ये तो जनरल कंडीशन रहती है आपके पास, ओके, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे जैसे इन्फिनिटी होता है जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है आप अभी देखेंगे, ये इंश्योर होना ज़रूरी है। ओके, और मैथमेटिकल रिजल्ट में तो एक और चीज़ भी आप कहते हैं, फिजिक्स में तो हम सीधे इस रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे कि हाँ ये फंक्शन अगर कहीं दिख रहा है तो ये ज़रूर किसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मिला होगा, इसके। लेकिन इसमें एक्चुअली कंडीशन भी आती है, ये लिमिट जो है, ये फ्रैक्शन जो है एफ टी अपॉन टी फ्रैक्शन जो है, ये लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट ये जीरो के बराबर होना चाहिए, बट मैथमेटिकली हम उसे कह रहे हैं एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, ये चीज़ें इस प्रूफ में एक्चुअली शामिल होती हैं। ठीक है, ये जिस चीज़ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ओके, एफ टी अपॉन टी, इसको एक नया फंक्शन जी टी कह दो। इस बार हम अगेन फॉर्मल डेफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। केवल ये वाला जो प्रूफ था, ये वाला, इसमें हमने दूसरे पॉइंट से स्टार्ट किया था जी डैश से, अदरवाइज़ हम हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एफ टी अपॉन टी को माना थोड़ी देर के लिए जी टी रख दिया, तो एफ टी कितना हो जाएगा, टी टाइम्स जी टी। तो बेसिकली अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ढूंढें, एफ टी का ही ढूंढ रहे हैं, एफ टी अपॉन टी का नहीं, एफ टी का, तो एफ टी की जगह टी जी टी। और ये टाइम, ये है एक प्रॉपर पोजिशन टू अप्लाई द सेकेंड रिजल्ट, ये वाला नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टी टाइम्स एफ टी का ट्रांसफॉर्म कितना होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ डैश ऑफ एस विद अ माइनस साइन। तो एफ के कैपिटल एफ के बजाय कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ओके, तो लेट मी राइट इट दिस वे, यही हमारा स्पेस है। आप अब की बार एक जी टी से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, जी एस। लेकिन ये जी टी भी नहीं है, जी टी को एक टी से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो टी से मल्टीप्लाई करने का असर होता है एस स्पेस में एक डैश लग जाता है, एक डेरिवेटिव आ जाता है और एक माइनस साइन। तो इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसको स्मॉल एफ एस लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एस, और राइट हैंड साइड में माइनस जी डैश ऑफ एस। अगर ये होता तो जी एस आता, लेकिन टी की पावर के कारण जी डैश एस। तो ये रिजल्ट जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दिस ये लिख दिया, ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है कहाँ से आया। ओके, दिस। तो इस रिजल्ट को जी एस को एक्सप्लिसिटली मैंने डी बाई डी एस ऑफ जी एस इक्वल टू माइनस एफ एस लिख दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहा हूँ, ये पहले मैंने नहीं किया था, बट बाद में मुझे लगा ये फॉर्म ज़्यादा यूजफुल रहेगी। देखो एस एक वेरिएबल का नाम है, ओके, साइन एस का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एस, लेकिन एस के बजाय वेरिएबल का नाम एक्स रखें हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे सेम रिलेशनशिप जो है बेसिकली स्मॉल एफ और स्मॉल जी के बीच के रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ एस, वो एक्स के टर्म में भी तो कैरी करेगी। अगर आप जी को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करें तो फिर उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसमें खुद एक लिमिट एस बनने वाली है, तो इसलिए जो तो ये इंटीग्रेशन की एक लिमिट एस बनने वाली है, तो मैं इस फंक्शन या दूसरा जो भी फंक्शन है उसको एस के फंक्शन के रूप में नहीं लिखूंगा। आप हमेशा ये चेंज कर सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेवल पे भी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल रिलेशनशिप है, इसमें आप वेरिएबल को एस के बजाय एक्स भी कह सकते हैं। तो अब अगर मैं बोथ साइड्स को, बल्कि एस नहीं, अब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ, ओके, अगर मैं इस फॉर्म में करता तो मैं एस के रेस्पेक्ट में लिखता, पर बेसिकली एक्चुअली हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक्स की रेंज कहाँ से है, एस टू इन्फिनिटी। ओके, इसीलिए ये लिखना भी नहीं चाहिए। ये मैं इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, x की मिनिमम वैल्यू होगी s और x की मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो एक्सप्लिसिटली दोनों साइड मैंने लिख दिया। gx का इंटीग्रेशन, gx के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिंपली आपको gx मिलेगा। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं gx, लेकिन x की वैल्यू एक बार s रखनी है, एक बार इन्फिनिटी लिमिट्स। राइट हैंड साइड में अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इसको हम ऐसे ही रिटेन करेंगे, हम रिजल्ट ही इसके लिए निकालना चाहते हैं। ओके, यहाँ आप लिमिट्स रखें, एक बनेगा जी एट इन्फिनिटी, एक बनेगा जी एट एस। अब हमने जी एट इन्फिनिटी, ये जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो क्यों होना चाहिए, जी एट इन्फिनिटी स्मॉल जी, मैथमेटिकली कंडीशंस जो हैं ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, ये
जी के लिए भी ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब एफ़ के लिए कंडीशन होल्ड करेगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जी एट इन्फिनिटी मस्ट बी ज़ीरो, और तब केवल लोअर लिमिट पे टर्म बचता है माइनस जी एस, और एक माइनस साइन यहाँ है, तो दोनों अगर कैंसिल हो गए तो आपको रिजल्ट मिला स्मॉल जी एस इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये और ये मैंने एक्सट्रीम पे लिखे हैं, ये बीच के टर्म क्या लिखे हैं इसको आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ से मुझे रिजल्ट मिल गया, ये टर्म वैनिश हो गया, इन्फिनिटी पे जाके लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का, तो ये वेल बिहेव्ड होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्फिनिटी पे जाके वैनिश होता है तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, जी एस बराबर ये। लेकिन जी एस है क्या, जी स्मॉल जी हम लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, किसी कैपिटल जी टी का होगा, और ये कैपिटल जी टी कोई आर्बिट्री चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे हमने डिफाइन की थी तभी यहाँ पहुँच पाए। एफ और जी का रिलेशन ये है, तो कैपिटल जी बेसिकली है कैपिटल एफ अपॉन टी, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको आपका आंसर मिल गया। ये आंसर पूरी तरह एफ्स के टर्म में है, या तो टी स्पेस वाला एफ या एस स्पेस वाला है एस, या एक्स स्पेस वाला एस जिसको इंटीग्रेट करके कुछ हम ऑब्टेन कर रहे हैं, बट एफ्स के टर्म में। तो ये लास्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट आंसर ये जी को आप सोचिए भी इंटरमीडिएट वेरिएबल था, उसको यूज़ किया और फिर वो हो गया। तो जो हमारे चार रिजल्ट्स हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ये चारों रिजल्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इनफैक्ट। लेकिन इंडिपेंडेंट प्रूफ वाइज केवल दो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी दो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप जुडिशियसली यूज़ करें जो डेरिवेटिव के लिए ऑब्टेन हुई, तो आपको इंटीग्रल के रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन के रिजल्ट आपके मोर और लेस डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स के इन अ सर्टेन सेंस अपोजिट ही हैं। आप और डीपली उन्हें आप चेक कीजिए, लास्ट में जब उन्हें टेबुलर फॉर्म में बना के लाएंगे सारे रिजल्ट्स जितने हमारे हैं, तो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स हैं आप उनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दिस। ओके, तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हो चुकी हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, आगे हम इनको अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे मैं अब एक आध रिजल्ट्स आपको डिस्कस करने वाला हूँ, पर आप इनको एप्लीकेशन सोच सकते हैं। ओके, अब हम कोई नई प्रॉपर्टी नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स को हम प्रॉपर्टी की तरह मान लेते हैं, उनको सीधे यूज़ कर सकते हैं, बट वो लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल आइडेंटिटी है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं इंटीग्रेशन के बेस्ड, तो वो इंटीग्रेशन के लिए कई बार एक आइडेंटिटी है जो बहुत यूज़फुल होती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है, जिसको हम एफ एस लिख रहे हैं। ओके, अब वैसे इसका प्रॉपर नोटेशन ये है, बल्कि उससे भी प्रॉपर ये है। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके जो आपको फंक्शन मिलेगा, आपने स्टार्ट तो कैपिटल एफ फंक्शन से किया, लेकिन लास्ट में आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं केवल कि हम एस स्पेस में जा रहे हैं, मतलब कैपिटल एफ से स्टार्ट किया, लेकिन जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जो चीज़ मिल रही है वो किसका फंक्शन है, एस का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, माना कोई दूसरा अपने वेरिएबल को एस ना कह के पी कहता है, स्टार्टिंग स्पेस के फंक्शन का नाम जो भी है ये भी चेंज हो सकता है, कोई टी कह सकता है, कोई एक्स कह सकता है, कोई वाई कह सकता है। ऐसे ही जो ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है, जिसको मैं एस स्पेस कह रहा हूँ बार बार, कोई दूसरा उसको पी स्पेस भी कह सकता है, वो अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाले वेरिएबल का नाम पी रख सकता है। तो इस फॉर्म में लिखने में एडवांटेज ये होता है, हम ये सोचते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किसी फंक्शन का किया, अब वो जो ऑब्टेन जो चीज़ हुई आप उसको किसके फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसके फंक्शन मतलब, माना आपने किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, आपको मिला 1/s², लेकिन दूसरा आदमी अगर इस यहाँ के वेरिएबल्स का नाम p यूज़ करता है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 1/p²। तो ये वाला नोटेशन इस फॉर्म में बड़ा यूज़फुल है। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एक ही फंक्शन का कर रहे हैं, सम गिवन फंक्शन f, लेकिन आप उसे s के वेरिएबल के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो आप 1/s² लिख देंगे, और उसी को आप p के वेरिएबल के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो 1/p² लिख देंगे। ओके, तो ये नोटेशन भी कई बार यूज़ करते हैं। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन, इसमें मैं किसी और प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करने वाला। ये आइडेंटिटी जहाँ पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया था, वहीं पे इस प्रॉपर्टी को हम ये आइडेंटिटी हम वहीं पे डिराइव कर सकते थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो ये एक्सप्रेशन है, इसे आप दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए एस के रिस्पेक्ट में, 0 से इन्फिनिटी तक। ये एस डिपेंडेंट है और ये तो एस का ही फंक्शन है, यहाँ तो टी है ही नहीं, तो दोनों साइड्स को आप एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशंस भी आती हैं कि इंटीग्रल एग्जिस्ट करने चाहिए, बट लेट्स से जितनी चीज़ें हम यहाँ आगे कर रहे हैं, जितने इंटीग्रल्स हैं वो सब के सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स से। ओके, तो तब यहाँ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी FS/ds, और यहाँ मैंने दो इंटीग्रल आ गए, एक t का इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी का तो पहले से था, और एक s के ऊपर भी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी का आ गया, तो dt/ds, यहाँ दो इंटीग्रल है। अब ये नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया। देखो, आपने s का इंटीग्रेशन बाद में अप्लाई किया, तो आइडिया कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये t का इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म करना है, और फिर जो आंसर मिलेगा जो कि s डिपेंडेंट होगा उसका s इंटीग्रेशन करना है। पर इस नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने s और t इंटीग्रेशन के ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया। पहले हम s इंटीग्रेशन करेंगे,
और फिर करेंगे टी इंटीग्रेशन। अब चेंज ऑफ इंटीग्रेशन ऑर्डर एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप हर केस में ऐसे नाइवली इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके बट यहाँ पे इसलिए हो सकता है, इसको मैं बहुत रफली अगर इसका आंसर दूँ, अगर आप इसको इस तरह से सोचें, मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह सोचें, तो s और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे x और y बोलते हैं ना आप, इंडिपेंडेंट हैं, तो ये जो s और t हैं इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ओके दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह आप ट्रीट करें, और s भी 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, और t को आप y एक्सिस सोच रहे हैं 0 से इन्फिनिटी। बेसिकली अगर आप ये 2 डायमेंशनल प्लेन सोचें, st प्लेन, तो उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, आपको इंटीग्रेट करते करते उसको पूरी तरह कवर करना है, आपको इसका एरिया नहीं निकालना है, इसमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते जाना है। e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी जो फंक्शन है, इसको पूरे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर, फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट के ऊपर इंटीग्रेट करना है, ओके। अब ये क्वाड्रेंट रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसके कारण आप चाहे पहले एस वाली इंटीग्रेशन करें और फिर टी वाला, या पहले टी वाला और फिर एस वाला, कोई लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपली मैं इतना ही आंसर दूंगा, अदरवाइज़ ये चेंज ऑफ इंटीग्रेशन आप हमेशा नहीं कर सकते हैं, ओके, एटलीस्ट नॉट दिस नाइवली, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। अगर से फॉर इसी के बजाय अगर आपका इंटीग्रेशन का एरिया माना ऐसा होता, से ये ट्रायंगल होता, आपको इंटीग्रेशन केवल इस ट्रायंगल के ऊपर परफॉर्म करना है, तो प्रॉब्ली ये इतना ईजी नहीं होता, ओके बस। अच्छा, तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज किया, लेकिन साथ साथ मैंने यहाँ एक चीज़ और कर दी, इंटीग्रेशन तो आपको इस पूरे का ही करना था, पर अब आप पहले अगर s का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो s का फंक्शन केवल ये वाला है, e टू द पावर माइनस एस टी। उस इंटीग्रेशन के लिए एफ टी का रोल क्या है, कांस्टेंट का, तो एफ टी को मैंने इस s इंटीग्रेशन से बाहर रखा है, रेड ब्रैकेट के अंदर केवल s वाला इंटीग्रेशन जिस चीज़ का होना है, और ये इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक एफ टी फंक्शन आपको दे ना रखा हो, लेकिन यहाँ मैंने जो चेंज ऑफ ऑर्डर किया उससे पहले अब मुझे जो एस इंटीग्रल करना है वो केवल इस पार्ट का करना है, e टू द पावर माइनस एस टी डी एस का, तो ये आप कर सकते हैं। और ये इंटीग्रल आप करें तो e टू द पावर माइनस एस टी और माइनस टी मिलेगा, इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में है तो माइनस टी का फैक्टर, ओके, 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स, और बाकी एफ टी डी टी से मल्टीप्लाई करके फिर टी इंटीग्रल भी कर देंगे। ये फंक्शन जो है टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, ओके, ये अपर लिमिट पे 0 है, और सॉरी क्या गड़बड़ हो रही है, सॉरी लिमिट्स आपको रखनी है s के लिए, माई मिस्टेक सॉरी माई मिस्टेक। ये इंटीग्रेशन अंदर वाला हमने s के ऊपर परफॉर्म किया, तो ये लिमिट्स जो हैं 0 और इन्फिनिटी ये s के लिए हैं, तो t आप बाहर ले आइए टी के साथ, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे आप सब्स्टिट्यूट करें s की जगह इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, अपर लिमिट पे 0 होगा, और लोअर लिमिट पे e टू द पावर 0 1, और लोअर लिमिट वाला टर्म माइनस होता है, माइनस माइनस मिला के प्लस, तो यहाँ से आपको कुल मिला के 1 मिल रहा है, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करके 1, और ये एक टी का फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन टी, तो एफ टी अपॉन टी, ये बन गया आपका इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो उस फंक्शन को t से डिवाइड करके 0 से इन्फिनिटी का तक इसका इंटीग्रल उतना ही आता है जितना उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल सीधे सीधे 0 से इन्फिनिटी तक आता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ओके। अगेन मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, प्रोवाइडेड ये दोनों इंटीग्रल्स एग्जिस्ट कर रहे हों, ठीक है, तो ये इंश्योर करना पड़ता है, बट अगर ये दोनों इंटीग्रल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये आइडेंटिटी आपको कई जगह बहुत यूज़फुल आप इसे पा सकते हैं, ओके। कोई इंटीग्रल हो सकता है नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो ये इसे आप एक ट्रिक समझ सकते हैं, हो सकता है ये ट्रिक आपको हेल्प कर दे, ओके दिस। इसका एक मैं एग्जांपल दूंगा, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई विल सजेस्ट कि आप इसे खुद ट्राई करें। ये इंटीग्रल जो होता है, इंटीग्रल साइन ए टी अपॉन टी, नॉर्मल मेथड से करना थोड़ा टिपिकल होता है, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो रिलेटिवली ईजी, बट ये नॉर्मल मेथड से नॉट दैट सिंपल ये। लेकिन अगर आप इसे इस फॉर्म का सोचें, एफ टी की जगह साइन ए टी अपॉन टी, और साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, वेरी सिंपल, तो उसका इंटीग्रेशन आप अगर कर सकते हैं तो आपको इसके भी आंसर आपके पास मौजूद है। और इनफैक्ट इसका जो आंसर है, मैं जस्ट आंसर यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, इसका आंसर अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट पाई बाई 2 एप्सिलॉन ऑफ ए, ओके, ए रियल होना चाहिए, यहाँ पे ए रियल क्वांटिटी है तभी रिजल्ट होल्ड करता है। अब ये एप्सिलॉन ए क्या है, एप्सिलॉन ए एक्चुअली एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन आप सोच सकते हैं कुछ कुछ हमारे हीविसाइड स्टेप फंक्शन का भाई जैसा है। हीविसाइड स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी ये थी, जिस पॉइंट पे उस पर जंप आता है, एक पॉइंट पे उसमें जंप आता है, जंप से पहले उसकी वैल्यू 0 होती है और जंप के बाद वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ये सिग्नम फंक्शन जो है इसका भी आर्गुमेंट ए लिख रखा है, इसके सामने x नहीं लिखा, सिंपली ए लिखा है। आप चाहे तो इसे पुरानी लैंग्वेज में इस तरह से सोच सकते हैं, x माइनस ए टाइप का है, बट सिंपली हम ए लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये x का फंक्शन नहीं है, हम इसे a के ही फंक्शन के रूप में सोचें। इसका सिंपली नोशन ये है
ये फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे जंप हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉइंट ए पे किस तरह से बिहेव करती है, एक तरफ इसकी वैल्यू -1 होती है और दूसरी तरफ वैल्यू होती है +1। तो इसको सिग्नम फंक्शन एक्चुअली क्यों कहा गया है, साइन नंबर, ये ए नंबर है, ठीक है। माना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एप्सिलॉन 3, ओके, ये फंक्शन 3 वाले पॉइंट पे इससे पीछे -1 होगा और इसके बाद क्या होगा, +1। तो ये अपना साइन चेंज करता है फ्रॉम -1 टू +1। तो यू कैन शो दिस, ठीक है, सॉरी नॉट ए पे जंप नहीं होती है, 0 पे जंप होती है, सॉरी माय मिस्टेक, ओके, लेट मी करेक्ट दिस। सिग्नम फंक्शन जो है इसकी जंप हमेशा 0 पे होगी, ओरिजिन पे होगी, लेकिन जंप किस तरह से होती है, एक तरफ ये फंक्शन -1 होता है, दूसरी तरफ ये फंक्शन क्या होता है, +1 होता है, ओके। इसका मतलब नेगेटिव रीजन में ये फंक्शन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव रीजन में क्या होता है, पॉजिटिव। साइन नम, ये उस जो इसका आर्ग्यूमेंट है उसका साइन आपको बता देता है, ओके। जिस रीजन में आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है वहाँ ये नेगेटिव, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव, ओके। तो ये है सिग्नम फंक्शन, ये कुछ हीव साइड स्टेप फंक्शन की तरह ही है, ओके। तो आई विल सजेस्ट यू इस आइडेंटिटी को, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए यू ट्राई टू प्रूव दिस रिजल्ट, ओके। सो दिस कैन बी डन रिलेटिवली ईजिली यूजिंग दिस थिंग। अच्छा, 2 और रिजल्ट्स हैं, इनको भी अब मैं रिजल्ट्स नहीं कहूँगा, इन्हें आप एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही समझिए, ओके। डायरेक्टली उस तरह की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि याद रखी जाए, लेकिन आप डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट वाली तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसे हम कहते हैं, इटीरेटिवली आपके पास एक फंक्शन था, आपने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, फिर जो फंक्शन निकला उसका एक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो उसको हम कहेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या मैथमेटिकली हम उसे L² लिखेंगे। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एक ऑपरेशन की तरह समझ रहे हैं, एक ऑपरेटर की तरह समझ रहे हैं, तो अभी तक हम एक बार किसी f पे इसे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब f पे L अप्लाई करके जो मिला उस पर फिर एक और L अप्लाई किया, तो हम सीधे लिखते हैं हमने L² f पे अप्लाई किया। जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट किया एक बार d/dx, और फिर जो मिलता है आप उसका फिर से d/dx करते हैं, तो आप लिखते हैं आपने d2/dx2 कर दिया, 2 बार ऑपरेट कर दिया d/dx2, वही नोशन है। लेकिन यहाँ पे मैं ये वाली लैंग्वेज यूज़ करना चाहूँगा, ये नोटेशन मैंने पीछे आपको कहा था, f कोई भी फंक्शन है ओरिजिनल स्पेस का, वो t वेरिएबल हो, वेरिएबल का नाम x हो, y हो, कुछ नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 या 2 बार अप्लाई करके उस वेरिएबल ने वैसे भी ख़त्म हो जाना है, उसके ऊपर तो इंटीग्रेशन हो जाना है। जिस चीज़ ने बचना है वो डिपेंड करेगा, आप नए स्पेस के वेरिएबल का नाम s रख रहे हैं तो फंक्शन ऑफ s, नए स्पेस के वेरिएबल का नाम p रख रहे हैं तो फंक्शन ऑफ p, नए स्पेस के वेरिएबल का नाम u रख रहे हैं तो फंक्शन ऑफ u। तो ये ओके, ये प्रॉपर्टी क्यों मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी से भी वैसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, पर ये हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर का रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन फुरियर ट्रांसफॉर्म में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बाद में हम फुरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी करेंगे। फुरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो बेसिकली हमें देता है पैरिटी ऑपरेशन, अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट, शायद 2π होता है कांस्टेंट या कितना, मतलब आइडिया ये है, माना आपके पास कोई फंक्शन है, चलो मैं उस फंक्शन को भी ft लिखता हूँ, और ft है, आज जो मैंने f.t लिखा है ये फुरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है, कंफ्यूज ना करें। माना कोई गिवन फंक्शन था, आपने उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म किया, फुरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है अभी हमने बात भी नहीं की, पर से, और फिर उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म एक और बार किया, जो चीज़ मिली, तो आपको फाइनली जो आंसर चीज़ मिलेगी वो ये मिलती है, f(-t) मिलती है, अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट, शायद 2π या वटेवर, t को -t से रिप्लेस करने को हम कहते हैं पैरिटी ऑपरेशन। तो इसीलिए फुरियर ट्रांसफॉर्म में 2 बार फुरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने पे बेसिकली ओवरऑल आप एक पैरिटी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो उसी तर्ज पे यहाँ पे चेक करें क्या मिलता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft लिख देते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे जो मैं इसे इंटरमीडिएट वेरिएबल कहूँगा, इसको मैंने s के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि s के फॉर्म में मैं फाइनल वाले आंसर को एक्सप्रेस करूँगा जब इसका एक बार और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ओके। तो थिंक ऑफ इट दिस वे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft को तो हम लिखेंगे fu, और फिर fu को लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तब हम s स्पेस में जाएंगे, पहले स्टेप में t स्पेस से u स्पेस में, और दूसरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में u स्पेस से s स्पेस में। तो पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है e⁻ की जगह e⁻ut, s t स्पेस से केवल u स्पेस तक जा रहे हैं अभी, -ut ft dt 0 to ∞। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, बल्कि इसको अब ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने बीच में लिखा था, इसकी ज़रूरत नहीं है, खुद ये पूरी चीज़ जो है मैंने सीधे कॉपी कर दी, ये पूरी एक चीज़ है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो किसी चीज़ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं, उसे हम नॉर्मली e⁻st से मल्टीप्लाई करते हैं,
पर इस समय ये चीज़ अब टी का फंक्शन नहीं बची है, ये तो यू का फंक्शन है। ओके, लेट्स सी दिस, ये चीज़ यू का फंक्शन है। आप यू स्पेस से स्टार्ट करके एस स्पेस में आ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, तो ई टू द पावर माइनस एस टी की जगह ई टू द पावर माइनस एस यू, एस फाइनल वाला और स्टार्टिंग वाला इस समय यू है, इसके लिए एस के लिए स्टार्टिंग यू है। ओके, ये फंक्शन और इंटीग्रेशन भी डी टी के बजाय टी यू के ऊपर, तो यू के ऊपर दिस। अगेन यहाँ पे वो चीज़ हम कर सकते हैं, आपके पास दो इंटीग्रेशन है और इन दोनों इंटीग्रेशन के ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। अगेन रफली आर्ग्यूमेंट वही है, आप टी और यू को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स माने तो आप पूरे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट्स अगर आप पूरा क्वाड्रेंट कवर कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करें तो उससे एडवांटेज क्या होता है, टी का इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले यू का इंटीग्रेशन। अब यहाँ यू का फंक्शन कौन कौन है, ये नहीं है यू का फंक्शन, इसमें भी यू आ रहा है, यू भी आ रहा है, तो यू वाला इंटीग्रेशन इस पार्ट पे हो जाएगा और ये दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, इनको आप कंबाइन कर सकते हैं। ये कंबाइन किए एफ टी डी टी, क्योंकि एफ जब तक नहीं दे रखा है मैं एफ वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो वैसे भी नहीं कर सकता हूँ। ओके दिस, तो ये और ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आप वेरी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ई टू द पावर माइनस यू एस प्लस टी, और इंटीग्रेशन यू के रेस्पेक्ट में है तो माइनस एस प्लस टी से डिवीज़न हो जाएगा। दिस आप लिमिट्स इसमें पुट करें, अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा, लिमिट्स इस समय यू के लिए रखनी है आपको। ठीक है, दिस लिमिट्स आर फॉर यू की जगह इन्फिनिटी रखेंगे 0 और यू की जगह 0 रखेंगे तो 1, तो बेसिकली आपका यहाँ से केवल 1 अपॉन एस प्लस टी बचेगा, तो एफ टी अपॉन एस प्लस टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इटीरेशन मल्टीपल टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करने पे, 2 बार, हम केवल 2 बार देख रहे हैं, 2 बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने पे होता क्या है, बेसिकली आपको ये इंटीग्रल मिलता है। ओके, ये इंटीग्रल इवैल्यूएट अगर आप कर सकें तो आप सीधे एक ही स्टेप में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी गिवन फंक्शन निकाल सकते हैं। ये इनफैक्ट इसका अपने आप में एक नाम है, ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, माना कोई फंक्शन आपको एफ टी दे रखा है और आप उस पर सीधे ही वाला ऑपरेशन अप्लाई करें तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का अपने आप नाम है। अब इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग लाइक स्टिल्सिस, या आप स्टील चीज़, ओके, अगर आप इसे थोड़ा फास्टली बोलें स्टिल्सिस ट्रांसफॉर्म इसे कहा जाता है। ओके दिस, तो ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अदरवाइज इसको हम आगे यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट मैं इसको एक्चुअली बाद में फूरिये से कंपेयर करूँगा। फूरिये में हम जब फूरिये ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो आपको ओरिजिनल फंक्शन ही रिकवर होता है, बस उसमें आर्गूमेंट टी की जगह माइनस टी हो जाता है, पैरिटी ऑपरेशन आपका अप्लाई हो जाता है। ओके दिस, तो इसे आप एक एप्लीकेशन की तरह समझें, हाँ ये इंटीग्रल मिल जाता है, बस नथिंग मोर देन दैट। हाँ, एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगेन ये सिग्नल एनालिसिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक जो इंपॉर्टेंट यूज़ है वो होता है सिग्नल एनालिसिस में। किसी सिस्टम में आप किसी तरह का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं और दोज थिंग्स, तो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना आसान होता है। यूजुअली आप टी स्पेस से, टाइम स्पेस से एस स्पेस में चले जाएं। ओके, कुछ ऐसा नोशन है। तो अगर हमारे पास जो सिग्नल है वो अगर पीरियोडिक है, आप जिस सिग्नल को आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं या जिस सिग्नल का असर सिस्टम पे देखना चाह रहे हैं, माना वो सिग्नल खुद पीरियोडिक है, तो वहाँ पे नोशन आता है कि पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में रख सकते हैं, मैं उसे सिंपल तो नहीं कहूँगा, पर डायरेक्टली हम एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हम निकाल सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का नोशन क्या है, पहले आप फिगर में समझें। माना कोई फंक्शन है इस शेप का, कोई भी शेप आप मैंने ऐसी बना दी, 0 से t तक ऐसा है, और t के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। रिपीट आप देख रहे हैं, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, जितना जैसा ये यहाँ 0 से t तक है वैसा ही ये सिग्नल t से 2t तक है, और वैसा ही ये सिग्नल 2t से 3t तक है, और जैसा 3t यहाँ है वैसा ही 3t से 4t तक है। मतलब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक साइन और कॉस तो पीरियोडिक होते ही होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन ये तो बहुत ट्रिवियल एग्जांपल हो गया पीरियोडिक के, ये वाला पैटर्न हमेशा रिपीट हो रहा है। लेकिन इन जनरल पीरियोडिक ऐसे भी हो सकता है, ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये बीच में भी कहीं डिसकंटिन्यूस हो सकता है, पर जैसा बिहेवियर यहाँ है वैसा ही बिहेवियर यहाँ हो, और वैसा ही बिहेवियर यहाँ हो, और वैसा ही बिहेवियर यहाँ हो, तो इतने टाइम पीरियड बाद ये फंक्शन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक है। और मैथमेटिकली पीरियोडिक की डेफिनेशन ये है, आप एफ टी फंक्शन को पीरियोडिक कहेंगे और उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब टी हम हमेशा हो सकता है टाइम वेरिएबल ना हो, ठीक है, लेकिन से हम टाइम ही मान के कर रहे हैं, इसीलिए मैंने टाइम पीरियड लिख दिया कि उस फंक्शन के टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी, ये कैपिटल टी अलग है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये टी तो एक वेरिएबल है, कैपिटल टी कोई नंबर है, से 3, मतलब टाइम पीरियड 3 है, 3 सेकंड के बाद से t = 3 सेकंड है, 3 सेकंड के बाद वो सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है,
टी इक्वल टू 7 है, कैपिटल टी 7 है, 7 सेकंड बाद रिपीट करता है, तो ये एक फिक्स नंबर होगा, ओके, फॉर अ गिवन पीरियोडिक सिग्नल। तो डेफिनेशन ये है पीरियोडिक की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, एफ टी प्लस एन टी इज इक्वल टू एफ टी। एन कोई नंबर है, से वैसे जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो ऐड करके तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1। टी में अगर कैपिटल टी ऐड कर दें तो वही वैल्यू मिलती है जो ओरिजिनल पॉइंट पे थी, ओरिजिनल मतलब सही है, ये टी कोई पॉइंट है, कोई सा भी हो सकता है ये। अब आप इसमें कैपिटल टी ऐड करें तो कैपिटल टी ऐड करके आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन की उतनी वैल्यू है जितनी इस पॉइंट पे थी। कैपिटल टी टाइम इंटरवल बाद वो फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। टी से ये 10 सेकंड्स था, 10 प्लस कैपिटल टी माना 50 सेकंड्स है, 50 सेकंड का टाइम पीरियड है, तो जो हालत 10 सेकंड पे थी वही 10 प्लस 50 पे होगी, ओके। और केवल 10 प्लस 50 पे नहीं होगी, अगर टाइम पीरियड 50 है फिर और 50 सेकंड्स बाद वही सिचुएशन रिपीट होगी, उतने टाइम बाद वो सिग्नल अपने आप को हर वैल्यू को रिपीट करता है। टी इक्वल टू 10 वाली वैल्यू 10 प्लस 50 पे रिपीट होगी, टी इक्वल टू 11 वाली वैल्यू 11 प्लस 50 पे रिपीट होगी, 50 के बाद रिपीट करेगा। तो किसी भी टी के लिए उसमें एन टी ऐड करें, टी या 2t या 3t या 4t ऐड करें, आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है, ओके। तो अगर फंक्शन हमारा ऐसा है, से ये गिवन है कि फंक्शन टी पीरियोडिक है और उसका पीरियोडिसिटी इंटरवल कैपिटल टी है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का इंटीग्रल लिखो, 0 है। अब इस इंटीग्रल को हम मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक का, फर्स्ट, इसे मैं अगर फर्स्ट टाइम पीरियड कहूँ, ओके, सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड टाइम पीरियड, एक 0 से कैपिटल टी तक का, और फिर t से 2t तक का, और 2t से 3t तक का, यस। अब और ऐसे करते करते nt से कोई आगे होगा, n टाइम्स t से लेकर n प्लस 1 टाइम्स t तक, और फिर आगे भी ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी तक है, तो पूरे इंटीग्रल को आप इस तरह से ब्रेक कर दीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, आप लास्ट रिजल्ट में इस चीज़ को देखेंगे, ये सारे इंटीग्रल बेसिकली एक ही तरह से हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है। जैसा इसका बिहेवियर 0 से t में होता है, अगर आप इस फिगर को ही समझ रहे हैं, 0 से t में इसका बिहेवियर ये है, आप इसे एरिया अंडर द कर्व अगर सोचें तो 0 से t तक इसका एरिया अंडर द कर्व इतना है फर्स्ट इंटीग्रल में, और अगला इंटीग्रल t से 2t तक है, t से 2t तक भी इस फंक्शन का बिहेवियर वैसे ही है, एरिया अंडर द कर्व सेम, सिमिलर। लेकिन मैं ये सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, केवल एफ टी का आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, केवल एफ टी का इंटीग्रेशन कर रहे होते तो ये सारे इंटीग्रल्स बराबर बनते, लेकिन आप केवल एफ टी का इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, उसके साथ एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर से, इसी फिगर में मैं ज़बरदस्ती बनाऊँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट लेट्स से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर हमारा इस तरीके का है। ये फैक्टर फर्स्ट इंटरवल में तो इसकी वैल्यू ही है, यहाँ भी वैल्यू चेंज हो रही है, पर से फर्स्ट इंटरवल में कुछ वैल्यू है, सेकंड इंटरवल तक जाते आते काफ़ी कम हो गया, थर्ड इंटरवल में और भी कम हो गया। ये वाला जो फैक्टर है ये हर इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है, ये आगे 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 जाके क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ओके। तो इसीलिए मैंने लिखा ये ऑल इंटीग्रल्स आर सिमिलर, पीरियोडिसिटी ऑफ एफ टी के कारण तो ये सारे इंटीग्रल एक जैसे ही बन रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन e⁻⁻st का फैक्टर जो है वो सब जगह सेम नहीं है, ओके। रफली अगर कहूँ इस वाले का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, इसका कम, इसका और कम, इसका और कम, ओके। लेकिन अगेन यहाँ पे जो ये फैक्टर है एक्सपोनेंशियल, इसके स्पेशल नेचर के कारण आप फिर भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? इन सब इंटीग्रल्स को आप देखिए, मैं एक समीशन सीरीज़ के रूप में लिख सकता हूँ, पहले मैंने लिख दिया, फिर आप तक चेक कीजिए। इंटीग्रेशन n टाइम्स कैपिटल टी से n+1 टाइम्स कैपिटल टी, इस फंक्शन का, फंक्शन तो सब जगह एक ही है, उसी फंक्शन को हमने अलग अलग इंटरवल में स्प्लिट किया था, e⁻⁻st ft dt, वही यहाँ वही। तो e⁻⁻st ft dt का इंटीग्रल करो nt से लेकर n+1 t तक, लेकिन n के ऊपर समेशन है, n एक बार 0 होगा, अगर n की जगह 0 होगा, 0 से लेकर 0+1 t, 0 से t, n की जगह फिर आएगा 1, t से लेकर 2t, फिर से। तो ये सारे चीज़ों को मैं ऐसे समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट को हम 0 बनाएंगे। अभी इंटीग्रेशन स्मॉल t के रेस्पेक्ट में है, तो स्मॉल t के बजाय एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ ले लेंगे, माना x ले लेंगे, लेकिन x हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, वो जस्ट t और x में एक लीनियर रिलेशन होगा, t x से कुछ ज़्यादा या कुछ कम होगा, t+10 या t+7 या t+20 या t-15, जस्ट एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, लेकिन वो कांस्टेंट इतने पे सेट करेंगे ताकि वो जो नया वेरिएबल हो x, उसके लिए ये लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 बन जाए। तो उस आशय से अगर मैं इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखूं, तो मुझे जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है वो ये रहा, x बराबर t-nt होना चाहिए। क्यों? आप चेक कर लो,
लोअर लिमिट पे स्मॉल टी की वैल्यू तो एन टी के बराबर थी, ये एन टाइम्स टी। अब मैं नए वेरिएबल एक्स के लिए चाह रहा हूँ ये लिमिट जीरो बने, तो आप चेक कर सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन जो मैंने रखा है इस काम को कर देगा। एक्स और टी में केवल एन टाइम्स टी का अंतर है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, एन समीशन का इंडेक्स है, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन ये फिक्स्ड है, और कैपिटल टी टाइम पीरियड फिक्स्ड ये। तो एक्स और टी को हमने थोड़ा सी शिफ्ट किया है, लेकिन इस शिफ्टिंग ठीक एन टी के बराबर क्यों की? इससे फ़ायदा ये है लोअर लिमिट पे जहाँ स्मॉल टी की वैल्यू एन टी के बराबर होती है उसी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और सिमिलरली अगर आप अपर लिमिट पे चेक करें, अपर लिमिट टी की है n+1t, इंटीग्रेशन हमारा एन टी से n+1 टी तक रन होता है, तो एक्स के टर्म में वो इंटीग्रेशन बेसिकली 0 से टी तक रन होगा। तो ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल है मैं इसे करने वाला हूँ इंटीग्रेशन में, इस इंटीग्रेशन में, तो एक्स के टर्म में अब इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएंगी 0 टू कैपिटल टी। समेशन तो चलता रहेगा पर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, और बाकी स्मॉल टी को चेंज करने का असर देख लेते हैं। यहाँ से स्मॉल टी को आप लिख सकते हैं x+nt, तो dt बराबर dx, dt पे कोई फ़र्क नहीं है, ये चेंज लीनियर है, x इक्वल टू टी प्लस या माइनस सम कांस्टेंट, तो dx बराबर dt है। तो ये चीज़ें आप हमारी डेफिनेशन में रखें जो हम पीछे हमने एक्सप्रेशन निकाला है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम पीरियोडिक फंक्शन समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, वैसी इंटीग्रल अब x के टर्म में लिख दिया है, इंटीग्रल 0 टू टी, लिमिट्स अब 0 और t हो चुकी थी, ओके यस। e⁻s, पहले यहाँ स्मॉल t था, स्मॉल t की जगह x+nt, f स्मॉल t की जगह अगेन x+nt। अब यहाँ दो चीज़ें कर रहे हैं हम, इस एक्सपोनेंशियल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, e⁻sx, e⁻snt। ये जो फंक्शन है f कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, ये सारी मेहनत हमने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि f है पीरियोडिक, और पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, अगर उसमें x में t ऐड करो या 2t ऐड करो या 3t ऐड करो या 4t ऐड करो तो फंक्शन की फिर से वही वैल्यू मिलती है। पीरियोडिसिटी की जो डेफिनेशन है, पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है, तो f x+nt की जगह अगर कैपिटल T टाइम पीरियड है और n कोई इंटीजर है, और n सचमुच इंटीजर ही है, या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा, तो इस f(x+nt) की जगह मैं सिंपली fx रख सकता हूँ, ये रख दिया, ये इस एक्सपोनेंशियल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन है x के ऊपर, dt की जगह dx आ गया। इस इंटीग्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है, e⁻snt का आप चेक कीजिए, ऐसे एक कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लिहाज से, n एक कांस्टेंट है, n समीशन का इंडेक्स तो है पर इस इंटीग्रेशन में उसका कोई रोल नहीं है, और t, तो ये टर्म मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, समीशन करते रहेंगे बाद में, पहले इस टर्म को बाहर निकाल दिया, मुझे केवल ये इंटीग्रल करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अब आप समीशन का इंडेक्स चेक कीजिए, समीशन का इंडेक्स n जो है वो इस n पे फ़र्क डालेगा, इस समीशन के लिहाज से ये पूरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, चेक कीजिए इस इंटीग्रेशन में कहीं भी n नहीं आ रहा है, तो n की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, चाहे इन्फिनिटी हो, इस इंटीग्रल ने जितना बनना है उतना ही बनना है, n की वैल्यू से इस इंटीग्रल पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, लेट मी पुट अनदर रेड ब्रैकेट ओवर हेयर, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये रेड ब्रैकेट के अंदर जो है, तो इस पार्ट को इस समीशन के पर्पज़ के लिए ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, रेड ब्रैकेट वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया और तब बचा केवल समीशन दिस। तो देखो ट्रिक किस तरह से हुई है, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट पहले इंटीग्रेशन से बाहर किया और फिर जो इंटीग्रल बचा उसके बाद वो खुद उसका समीशन में कोई रोल नहीं है, तो वो पूरी तरह बाहर आ गया समीशन, और ये समीशन आप इवेलुएट कर सकते हैं, ये इतना बनेगा, मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है, अभी बताता हूँ, बट ये आ गया। ये कैसे हुआ है इंटीग्रल, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻snt इवेलुएट करना है, s इंटू टी को कांस्टेंट रख देते हैं, इस इंटीग्रेशन समीशन में केवल n चेंज हो रहा है, तो -n टाइम्स c बराबर s। इसको सबसे आसान तरीका है, आप इसे एक्सपैंड कर दो इस सीरीज़ को, एक बार n की जगह 0 e⁻01, एक बार n की जगह 1 e⁻c, एक बार e⁻²c। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, हर टर्म पिछले टर्म से e⁻c से मल्टीप्लाइड है, 1 से e⁻c बना, एक बार e⁻c लिया e⁻²c, ज्योमेट्रिक सीरीज़ जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो है e⁻c। तो इस तरह की सीरीज़ का इन्फिनिटी तक का सम होता है a/1 - r, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो c की वैल्यू आप रिटर्न कर दें तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ओके, होपफुली यू नो दिस। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इस तरह के एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, ओके यस। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा, पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, ये फैक्टर पहले लिख दिया। हुआ क्या यहाँ पे देखो, बेसिकली ये इंटीग्रल अगर आप देखें, ये
ऑलमोस्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रल की तरह ही है, लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी होती है। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है, रिजल्ट जो हमने जिस फॉर्म में ऑब्टेन किया, इसका यूज़फुलनेस के सेंस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पूरा इंटीग्रल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक टाइम पीरियड पे उसका करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल करो, लेकिन उसके साथ इतना फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ को आप अब इस लैंग्वेज में समझें। जो मैं कह रहा था, ये सारे इंटीग्रल्स वैसे बराबर हैं, ये सारे इंटीग्रल बराबर होते अगर ये e⁻ का फैक्टर नहीं होता। ये इस e⁻ का फैक्टर जो एक्सपोनेंशियली डिके होते हुए जा रहा है, ये क्या कर रहा है, एक इंटरवल में जितना ये इंटीग्रेशन है, माना ये 0 से t वाला, लास्ट में केवल ये वाला इंटीग्रल बचा, उसके साथ एक्स्ट्रा इतना फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन भी इट फाइंड्स यूज़ एक्चुअल फिजिकल एप्लीकेशंस में, इसका यूज़ होता है। अगर सिग्नल आपका पीरियोडिक है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आप केवल एक टाइम पीरियड में उसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश कीजिए। ओके, वहाँ से आपको जो रिजल्ट मिला उसके साथ इतना फैक्टर और मल्टीप्लाई कर दें, तो उस पूरे इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक के लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होता है, वो इंटीग्रल आपने इवेलुएट कर लिया है। सो दिस इज़ द नोशन। ओके, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी अभी कन्वोल्यूशन की, दैट आई विल try to cover in the next lecture. So with that I would like to end this lecture. Thank you everybody.